मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए ये सवाल हम आज करने जा रहे हैं हम लोग एससी वर्मा पार्ट 1 का क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, और इसको हम लोग इनर्शियल ऑब्जर्वर और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर दोनों लेके हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द मास m डैश ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। दिस इज हैंगिंग ब्लॉक, राइट। Find the mass m dash of the hanging block in figure which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and string are light. देखिए सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन अभी पढ़े भी नहीं है हम लोग। ठीक है, तो फ्रिक्शन कहीं नहीं है, यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसको हम लोग वेज बोलते हैं, ठीक है, वेज और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जो ये स्मॉलर ब्लॉक है और जो वेज इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या मास होगा, व्हाट इज द मास ऑफ m डैश सच दैट द ब्लॉक ऑफ दिस मास m डज नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू वेज। इसका क्या मास होगा ताकि ये जो m मास का ब्लॉक है वो कैपिटल M वाले वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करे। ठीक है, मतलब इसके साथ साथ मूव करेगा लेकिन इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा मतलब ये डाउन द इंक्लाइन नहीं जाएगा। इट विल नॉट मूव डाउन द इंक्लाइन, इज नॉट गोइंग टू मूव डाउन द इंक्लाइन, राइट। तो ये डाउन द इंक्लाइन मूव नहीं करेगा, इसके साथ साथ जरूर जाएगा, इसके साथ साथ जरूर जाएगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है आपको। m डैश का क्या मास, मतलब हैंगिंग ब्लॉक का मास क्या होगा ताकि ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं करे, डजंट मूव विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो करते हैं इसको हम लोग। मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये सवाल करने के पहले हम लोग, आप लोग जो भी वीडियो सूडो फोर्स में नहीं देखे होंगे वो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। मेरा वीडियो ऑन सूडो फोर्स, सूडो फोर्स के नाम से वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देख लें। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। ओके, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर यू डू एनी क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक्स यू फॉलो 4 स्टेप्स। 4 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। पहला क्या है? पहला है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सेकेंड, आप ऑब्जर्वर चूज करेंगे और एक नाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे। नाइस मतलब जिसमें एक्सिस के लॉन्ग ज्यादा से ज्यादा फोर्सेज आ जाए, एक्सेलरेशन भी एक्सिस के लॉन्ग आ जाए, उसके साथ थोड़ा सा सोल्यूशन इजी रहता है, इक्वेशन सिंपल रहता है। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है स्टेप 3 में। स्टेप 4 इज सॉल्विंग द इक्वेशन व्हिच इज इजीएस्ट वन। ओके, फाइन। सो पहला स्टेप है हम लोग का स्टेप 1, यू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए 3 मासेज हैं, वेज, एक ये ब्लॉक है, एक हैंगिंग ब्लॉक है। तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग बॉडीज को सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, और आइसोलेट करने के बाद उसका जो भी इंटरेक्शन सराउंडिंग से होता है उसको हम लोग फोर्स के टर्म्स में दिखाते हैं। वी आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग and whatever interaction it has with the surrounding that is shown in terms of forces. ये आपका 3 बॉडीज इन्वॉल्व है सिस्टम के अंदर। अब तीनों का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, जो भी इंटरेक्शन इन बॉडीज का सराउंडिंग के साथ है, जो भी इंटरेक्शन इन बॉडीज का सराउंडिंग के साथ है उसको फोर्स के टर्म में दिखाना है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों ही अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ पे हम लोग रह के सवाल कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम अर्थ के ग्रेविटी में है, तो ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं अनलेस कि क्वेश्चन में लिखा न रहे कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ठीक है, वील अज्यूम कि अर्थ के ग्रेविटी में पूरा सिस्टम है, सो दे आर इंटरेक्टिंग विद अर्थ, और अर्थ का इंटरेक्शन को हम लोग इस फोर्स वेट से शो कर सकते हैं। अर्थ इज attracting all these objects towards itself with force equal to weight। ठीक है, force equal to weight। और कौन सा इंटरेक्शन है?
ओके, और क्या इंटरेक्शन है हैंगिंग ब्लॉक का? स्ट्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग से अटैच है ना, स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्शन है. स्ट्रिंग विल पुल द हैंगिंग ब्लॉक टुवर्ड्स इटसेल्फ. जिधर स्ट्रिंग का डायरेक्शन है उधर ये आपका टेंशन होगा. सपोज टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. चूंकि पुली लाइट है, फ्रिक्शनलेस है, तो स्ट्रिंग दोनों तरफ के स्ट्रिंग का टेंशन सेम रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया इंटरेक्शन. हमने आपको बताया था कि हमेशा ही टेंशन स्ट्रिंग जिधर होगा ऊपर तो ऊपर ड्रा कर देना, नीचे तो नीचे ड्रा कर देना. ठीक है, तो हैंगिंग ब्लॉक के लिए स्ट्रिंग जो है ऊपर है तो टी ऊपर ड्रा हो जाएगा. और कोई इंटरेक्शन हैंगिंग ब्लॉक का? नहीं. अर्थ का हो गया, ग्रेविटी हो गया, टेंशन हो गया, ये कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब इसका देखिए, इसका क्या इंटरेक्शन है? अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एमजी ड्रा कर दिया. और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? वेज के साथ. वेज क्या करेगा? ये वेज जो है इनटू द सरफेस, वेज का सरफेस है उसके इनटू, मतलब इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंस्ट्रेन करेगा. इधर मोशन फ्री है, मूव इन दिस डायरेक्शन, बट इट कैन नॉट मूव इनटू द वेज. ठीक है, तो इधर का मोशन कंस्ट्रेन कर रहा है. और कैसे कंस्ट्रेन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लगा के. तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है? वेज लगा रहा है. ठीक है, तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ यू हैव अ रिएक्शन फोर्स व्हिच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, चूंकि हम लोग ट्रांसलेशन डील कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में है, तो हम लोग इसको पैरेलली शिफ्ट भी कर सकते हैं. लास्ट वीडियो जरूर देख लेना है सूडो फोर्स पे, उसमें मैंने बताया था आपको कि when we can shift the force parallel to itself. ठीक है, और कौन से केस में नहीं कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था रोटेशन जहां इन्वॉल्व होगा वहां पे फोर्स को पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकता. ओके, और तो इसका तो हो गया कंप्लीट, इस बॉडी का कंप्लीट हो गया. अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा, एमजी हो गया, और वेज के साथ इंटरेक्शन का हम लोग एन ड्रा कर दिया. ठीक है, लेट्स कम टू दिस वेज. वेज किससे इंटरेक्ट कर रहा है? अर्थ से कर रहा है, एमजी ड्रा कर दिया. इस ब्लॉक से कर रहा है, एन यहां ड्रा हो गया. और क्या कर रहा है? सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. सरफेस क्या कर रहा है? इसका मोशन को इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है. हाउ? बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन. लेट्स कॉल दिस नॉर्मल रिएक्शन एज आर. वर्टिकली अपवर्ड है. ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड. उतना ही वेज फिर सरफेस पे फोर्स लगाएगा. अगर आपको क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द वेट shown by the weighing machine, तो वेट shown by the weighing machine would be this R. यही R फोर्स लग रहा है ना वेइंग मशीन पे, वही मेजर करेगा वो. वेइंग मशीन क्या है? तो फोर्स मेजरर मशीन है, फोर्स मेजरिंग का मशीन है. और किससे वेज इंटरेक्ट कर रहा है? और किससे अटैच है? देखो, ये सरफेस का हो गया, ये ब्लॉक का हो गया, अर्थ का हो गया, और स्ट्रिंग. स्ट्रिंग किधर है? टुवर्ड्स राइट. तो जिधर स्ट्रिंग है उधर ही टेंशन लगा देगा. सो दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम. ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया. द फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट. पहला स्टेप जो है कंप्लीट हो गया हम लोग का. व्हाट इज सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज you choose the observer and the coordinate system. You choose the observer and the coordinate system. ये सब मैंने डिस्कस किया था, क्यों हम लोग ऑब्जर्वर चूज करते हैं पहले, क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं, ये सारा हमने सूडो फोर्स वाला क्लास में डिस्कस किया था. तो वो एक बार आप लोग देख लें अगर ये देखना चाहते हैं तो. ठीक है, ओके, यू विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग. सो स्टेप 2 इज choose the observer and the coordinate system. Choose the observer and the coordinate system. ठीक है, ओके. तो ऑब्जर्वर देखिए यहां पे क्या चूज करेंगे? ये ले लेते हैं पहले O1. O1 इज इनर्शियल ऑब्जर्वर, क्योंकि वो सरफेस से अटैच्ड है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में है. ये सरफेस अर्थ से अटैच्ड होगा. अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम मान रहे हैं. सो एनी फ्रेम विच इज आइदर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी इनर्शियल. और एनी ऑब्जर्वर हु इज आइदर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ
are moving with constant velocity with respect to earth would be a inertial observer. तो O1 एक inertial observer है. O1 जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो O1 is inertial observer. What about O2? ये देखिए वेज जो है इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा होगा. O1 का क्या ऑब्जर्वेशन है? पहले O1 का ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं, फिर विल कम टू O2. O1 क्या ऑब्जर्व करेगा? O1 would be seeing this wedge is moving towards right. ये टेंशन की वजह से ये हैंगिंग मास नीचे जाएगा. One is going to see ये हैंगिंग मास नीचे जाएगा, ठीक है. और हैंगिंग मास नीचे जाएगा तो वेज भी आगे की तरफ जाएगा. वेज इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट. और वेज के साथ साथ ये ब्लॉक चूंकि वेज पे रखा हुआ है तो ब्लॉक वेज का सारा मोशन इनहेरिट करेगा, तो ये ब्लॉक भी साथ साथ में आगे जाएगा. और क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एमडेस का वो वैल्यू निकालना है, हैंगिंग मास का एमडेस निकालना है, सच दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज. तो इस बॉडी का वेज के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं होगा, वेज के साथ साथ जरूर आगे जाएगा. तो जो ऑब्जर्वेशन है O1 का वो क्या है? दिस वेज इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, दिस मास इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स राइट, and this is coming down. This is coming down. Okay? ठीक है. ये O1 का ऑब्जर्वेशन है. और O1 चूंकि इनर्शियल है तो you can correlate his observation with the forces using Newton's second law. चूंकि O1 इनर्शियल है तो आप O1 का जो ऑब्जर्वेशन है उसको न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट कर सकते हैं. You can correlate the observation made by O1 regarding these blocks with the forces using Newton's second law. कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि O1 इनर्शियल ऑब्जर्वर है. अच्छा ठीक है, तो O1 के अकॉर्डिंग पहले सवाल हम लोग कर लेते हैं, देन वी विल कम टू O2 आल्सो कि O2 अगर लेते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा. ठीक है, O1 के केस में कोई इशू नहीं है. O1 इज इनर्शियल ऑब्जर्वर, यू डोंट नीड एनी सूडो फोर्स और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, क्योंकि O1 inertial है, his observation can be very well correlated with the forces using Newton's second law. Okay, so we have chosen the observer O1 right now. अभी O1 choose किया आपने and we are trying to do question. We will do the same question taking O2 also. Same question को लो O2 लेके भी करेंगे. ठीक है, so that you understand you have the option, right? Doing the question as per inertial observer, doing the question as per non-inertial observer. And we'll see what kind of modification we'll do in the free body diagram when we take O2 as the observer. Okay, हम लोग देखेंगे free body diagram में क्या modification करना होगा अगर हम लोग O2 को observer लेते हैं तो. ठीक है, okay. Now choose the coordinate system. Choose the coordinate system. Coordinate system क्यों choose करते हैं? I have already discussed in the last video on pseudo force, right? So you just go through that. I am telling again so that you can understand better. ठीक है, so you choose the coordinate system and I also told you कि आप coordinate system ऐसा choose करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस एक्सिस के लॉन्ग आ जाए. क्योंकि जो फोर्स है एक्सिस के लॉन्ग आएगा उसको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और जो फोर्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं आएगा उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. व्हाइल राइटिंग इक्वेशन लिखते समय जो फोर्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे उनका रिजोल्यूशन का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा वो दूसरे एक्सिस के फोर्स का कॉम्पोनेंट से भी 0 रहेगा. ठीक है, ओके. तो यहां देखिए 4 फोर्सेस हैं, तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ले लिया जाए, cx and this is y, x and y. अब देखिए 4 में से 3 फोर्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया और एक्सेलरेशन भी एक्सिस के लॉन्ग आ गया. ठीक है, यहां देखिए ऑफ कोर्स कोई भी दोनों फोर्स तो एक्सिस के लॉन्ग आ नहीं सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 2 में से एटलीस्ट एक को एक्सिस के लॉन्ग कर देते हैं और एक्सेलरेशन भी एक्सिस के लॉन्ग कर देते हैं. तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं. यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं है कि तीनों का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम हो, अलग अलग बॉडी का अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया जा सकता है ना. इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हुए आप इसका अलग और इसका अलग चूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम फोर्सेस का होगा वही कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सेलरेशन का भी होगा, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ जो रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में,
तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजॉल्व होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब इसको जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजॉल्व करेंगे, इसको भी उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजॉल्व करेंगे। अब चूंकि न्यूटन से अकेला अलग अलग बॉडी में अलग अलग लगाते हैं हम लोग, तो अलग अलग बॉडी का जरूर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफर कर सकता है, बट एक बॉडी का जो फोर्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वही एक्सेलरेशन का भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। सो वी हैव टेकन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां भी ऐसे ले लिया जाए, ये तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स है सर। So we have taken this coordinate system. Once you take the coordinate system, you get to know fx and fy. fx, fy तब तक डिफाइंड नहीं है जब तक आप ये नहीं बताते हैं कि x क्या है आपका, y क्या है, ठीक है। Now I have defined what is x, what is y, okay. अब हम लोग स्टेप 3 में मूव कर सकते हैं। We can write the equation. Step 3 is apply Newton's second law. And write equation. Apply Newton's second law, write equation. Right. तो न्यूटन सेकंड लॉ हमेशा ही हम लोग देखिए यूजुअली कॉम्पोनेंट फॉर्म में लगाते हैं, एक्स के लॉन्ग ये, वाई के लॉन्ग ऐसे लगाते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में नहीं लगाते, कॉम्पोनेंट फॉर्म में लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग O1 के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन सब ले रहे हैं, O1 इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो व्हाट इज नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, टी, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये आपको क्लियर होता है, ये थीटा है तो थीटा क्या होगा, आपको ब्रीफली बता देते हैं। वीडियो हम देख रहे थे यूट्यूब पे, उन लोग समझा रखा था, इसमें बहुत पेचीदा कर दिया था इसको। देखिए ये थीटा कैसे सेम होता है, आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। देखो ये आपके mg इधर लगता है, इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। इसका कॉम्पोनेंट आप इधर लेते हो, अब ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जी, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये लाइन पैरेलल है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, ये टोटल 90 है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा घटाओगे तो थीटा आ जाएगा आपका, है ना। इसी को पता नहीं क्या उसको फंडा लगा दिया, थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब ना 90 राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ओके, सो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट इज T माइनस n साइन थीटा। देखिए ये फोर्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है तो रिजॉल्व होगा ना, और एक्सेलरेशन क्या है, a टुवर्ड्स राइट, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लेना है, ठीक है। y वाला भी इक्वेशन लिख देते हैं, जरूरत तो नहीं है बट लिख देते हैं। नेट फोर्स इन टुवर्ड्स y एक्सिस इज r माइनस n cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0, ठीक है। r माइनस n cos थीटा माइनस mg इज 0। अच्छा इसका देखिए, अब देखिए ये थीटा है आपका तो ये भी थीटा आ जाएगा। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, n sin थीटा इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन वुड बी n cos थीटा माइनस mg is 0। n sin थीटा इक्वल्स टू ma, n sin थीटा माइनस mg 0, बिकॉज़ y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। अच्छा इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज m डैश g माइनस t इक्वल्स टू m डैश। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको mg उधर लेके चले जाना तो और डिवाइड कर दोगे तो यहां से आ जाएगा a इक्वल टू g tan थीटा। ठीक है, और
इसको और अच्छा एन भी आ जाएगा आपका, एन हो जाएगा mg बाई cos थीटा। अब ये और ये जोड़ दो तो टी कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा एम डैश जी माइनस, ऐसे ये करते नहीं है सब हम बच्चों लोग को ही बोल देते हैं कर लो, पता नहीं आज कर रहे हैं। ठीक है, अब एम डैश का वैल्यू पुट कर देंगे या मतलब ए का वैल्यू पुट कर दीजिए और एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना, मतलब अलग तरीके से भी कर सकते हो, आपका इच्छा है। ठीक है, योर विश, हाउ डू यू सॉल्व इट, ये भी डालता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप विल बी यू सॉल्व द इक्वेशन। So you will be doing it yourself, right? Solve the equation as per your wish. Okay, so this is how we have done this question as per O1. O1 ऑब्जर्वर लेके हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अगर O2 को हम ऑब्जर्वर लेते हैं। If I take O2 as the observer, how we can solve this question? हम देखते हैं कि O2 ऑब्जर्वर लेके हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ऑब्जर्वर O2 ले लेते हैं। स्टेप 2 में टेक O2 एज ऑब्जर्वर। अब O2 के साथ प्रॉब्लम क्या है? O2 एक नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है। O2 चूंकि वेज के साथ अटैच्ड है तो वेज का सारा मोशन इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो वेज जो है राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो O2 क्या हो गया? O2 एक ऑब्जर्वर हो गया एक्सेलरेटेड फ्रेम में। वो एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है ऑब्जर्वर, तो उसको नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर बोलते हैं। और नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अपने ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट नहीं कर सकता है। इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हम लोग किए थे सूडो फोर्स वाले वीडियो में, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो O2 का ऑब्जर्वेशन जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट नहीं हो सकता है। ठीक है, O2 का पहले ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखिए। O2 जो है वेज के फ्रेम में है। जो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है उसका सारा मोशन इनहेरिट करता है, और चूंकि वो उसका सारा मोशन इनहेरिट करता है इसलिए वो अपने फ्रेम को कभी भी मोशन में नहीं देखता है, वो अपने फ्रेम को हमेशा ही रेस्ट पे देखता है। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ का सारा मोशन इनहेरिट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों ही हम लोग इनहेरिट करते हैं, इसलिए आज तक हम लोग कभी भी अर्थ को मोशन में नहीं पाए हैं। तो O2 भी वेज का मोशन इनहेरिट करेगा, इसलिए वो वेज को रेस्ट पे पाएगा। He'll see wedge in equilibrium, वेज को वो रेस्ट पे देखेगा। आ चुकी ये बॉडी वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ये ब्लॉक जो है वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा, वो वेज के साथ साथ मूव कर रहा है, वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो ये इसको भी रेस्ट पे पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा एम डैश, हाउ ही विल सी एम डैश, एम डैश को कैसे देखेगा। ठीक है, हाउ ही विल सी एम डैश। एम डैश को कैसे देखेगा उसका देखिए, पहले आपको क्लियर करता है। हाउ O2 is going to see M dash? O1 कैसे देख रहा था? O1 was seeing M dash moving in downward direction. O1 जो है M dash को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ देख रहा था, एक्सीलरेट होता हुआ देख रहा था। अच्छा, O1 इस पुली को कैसे देखेगा? पुली को वो रेस्ट पे पाएगा, O1 जो है इस पुली को रेस्ट पे पाएगा। O2, what will be the observation made by O2 regarding this pulley? O2 का क्या ऑब्जर्वेशन होगा पुली के रिगार्डिंग? O2 is going to see this pulley moving towards himself with acceleration A. ये समझ में आ रहा है? पूरा देखिए मैकेनिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब हम लोग को ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू हैव ए इवेंट, एक आपके सामने घटना घट रहा है, अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, अलग अलग ऑब्जर्वर उसी इवेंट को किस तरीके से ऑब्जर्व करता है
उनके ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके ऑब्जर्वेशन को कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे, ये पूरा टॉपिक होता है रिलेटिविटी का। दिस इज रिलेटिविटी बेसिकली। आईसी में जब एक ऑब्जर्वर नियर द स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगता है तो वो फिर टॉपिक हो जाता है स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, आप कभी आगे स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो O2 क्या ऑब्जर्व, O1 क्या ऑब्जर्व करा पुली के लिए, पुली रेस्ट पे। O2 का क्या ऑब्जर्वेशन होगा, पुली उसकी तरफ एक्सेलरेशन A से आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो ये बस है, अब बस में आप ऐसे खड़े हैं, अब बस आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आज सामने मान लिया जाए कि एक पेड़ है, ऐसे ट्री, क्या देखेंगे आप? अब बस को रेस्ट पे पाएंगे क्योंकि आप उसके अंदर है, उसका मोशन इनहेरिट कर रहा है। यू सी बस टू बी एट रेस्ट, यू सी ट्री मूविंग टुवर्ड्स यू विथ वेलोसिटी। आप ट्री को अपनी तरह v वेलोसिटी से आता हुआ देखेंगे। ठीक है, अगर आपका बस एक्सेलरेट कर रहा है a एक्सेलरेशन से, बस को फिर भी आप रेस्ट पे देखेंगे। इनफैक्ट आप ट्री को एक्सेलरेट होता हुआ देखेंगे टुवर्ड्स योरसेल्फ। वही चीज यहां बता रहे हैं आपको। O2 is going to see this pulley accelerating towards himself। ठीक है, अभी हम सिंपल चीज बता रहे हैं, फिर हम लोग इस पे आएंगे। अच्छा, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक स्टोन है, पत्थर है, उसको यहां से ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर देंगे तो g एक्सेलरेशन से नीचे आता हुआ दिखेगा, ये सॉरी g एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। O1 क्या देखेगा, O1 is going to see this stone moving in downward direction with acceleration g। क्योंकि यहां से ड्रॉप कर दिया है, O1 क्या देखेगा, ये स्टोन जो है g एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। O1 क्या देखेगा, स्टोन g एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। O2 क्या देखेगा, देखो वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि O2 जो है हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वर्टिकल एक्सेलरेशन हो रहा है वो एज इट इज देखेगा। वो वर्टिकली वो भी ये जी एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा, बट जी के साथ साथ वो एक एक्सेलरेशन ये भी ऑब्जर्व करेगा, जैसे यहां कर रहा था। देखिए O1 O2 का डिफरेंस क्या है, O2 O1 के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर O1 O2 किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट में जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो दोनों ही बंदा ऑब्जर्व करेगा, लेकिन इनका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो ऑब्जर्वेशन में फर्क होगा। ये समझ में आ रहा है? O2 जो है इस स्टोन के अंदर ये g एक्सेलरेशन देखेगा जैसे O1 देख रहा था, लेकिन O2 इसके साथ साथ एक एक्सेलरेशन और देखेगा टुवर्ड्स हिमसेल्फ। तो जो हम लोग देखते हैं वो कभी कंपोनेंट नहीं देखते हैं। अगर रियल लाइफ में जो भी हम लोग सीख कर देखते हैं वो रिजल्टेंट देखते हैं। तो फाइनली O2 is going to see a resultant acceleration of this, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन हमेशा ही रिजल्टेंट होता है। आपको दो आदमी अगर मान लो एक एक तमाचा मारता है तो फाइनली जो आप फील करेंगे वो रिजल्टेंट पेन फील करेंगे, रिजल्टेंट कितना दर्द रहा वो फील करेंगे। आप नहीं बता सकते हैं कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, बस क्वालिटेटिवली बता सकते हैं कि इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। ठीक है, तो अगर दोनों एक साथ मारे तो वो भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, एक ही जगह बनाते हैं। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि O1 और O2 का जो ऑब्जर्वेशन है, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा वो तो ऑब्जर्व दोनों ही करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसमें फर्क होगा। O1 जो है सिर्फ G ऑब्जर्व कर रहा है, O2 जो है G के साथ साथ A भी ऑब्जर्व करेगा। तो उसका एक्चुअली उसका अपना फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, बट अपने फ्रेम को रेस्ट पे पा रहा है। तो सारे ही सराउंडिंग के जो बॉडीज हैं उनको वो अपनी तरफ A एक्सेलरेशन से आता हुआ दिखेगा सामने। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इसकी बात करें तो M' जो है O1 क्या देख रहा है, O1 is seeing M' to be accelerating in downward direction। तो O2 भी एक्सेलरेशन देखेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो एक एक्सेलरेशन और देखेगा। O2 जो है, जो O1 जैसा वर्टिकल एक्सेलरेशन देख रहा है वो O2 भी देखेगा, लेकिन O2 ठीक है, तो O1 जो है A एक्सेलरेशन देख रहा था डाउनवर्ड, O2 अब
इसके साथ साथ एक एक्सेलरेशन और दिखेगा टुवर्ड्स आंसर। तो आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा एम डैश का, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ए, और एक टुवर्ड्स हिमसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना। तो O1 O2 का ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। O1 इज सेइंग दिस वेज टू बी एट रेस्ट, this block to O2 is saying this wedge to be at rest, this block to be at rest, और इसको इसके अंदर वो वर्टिकल के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी देखेगा। बट O2 के साथ प्रॉब्लम क्या है? O2 के साथ प्रॉब्लम ये है कि his observation cannot be correlated with the force न्यूटन सेकंड लॉ। उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो फोर्स के साथ कोरिलेट नहीं हो सकता न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि O2 एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। Newton's second law is valid only for inertial observer. Newton's second law is valid only for inertial observer. But even then, if you want to do question as per O2, अगर आप O2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना चाहते हैं, O2 का ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकंड लॉ से कोरिलेट करना चाहते हैं, जो कि आपको करना पड़ेगा इक्वेशन मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक है, देन यू हैव टू मेक अ स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द फ्री बॉडी डायग्राम। आपको जिसका भी इक्वेशन O2 के अकॉर्डिंग लिखना है, उसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या है? जो रियल फोर्स से लग रहा है उसके साथ साथ एक और फोर्स इसमें ऐड करना होगा, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। उसको सूडो फोर्स बोलते हैं। वो सूडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रियल फोर्स नहीं है, वो किसी इंटरैक्शन को डिनोट नहीं करता, किसी इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि जो O1 और O2 के बीच, O1 और O2 के ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है, उसको कंपेंसेट किया जा सके। ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था सूडो फोर्स वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप O2 का ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके कोरिलेट करना चाहते हैं, तो आपको एक और फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम में। पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको O1 के अकॉर्डिंग सवाल करना है या O2 के अकॉर्डिंग करना है। अगर O1 के अकॉर्डिंग करना है फिर तो कोई सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है, जैसे लास्ट अभी हम लोग किए। ठीक है, अगर इनका इक्वेशन O2 के अकॉर्डिंग लिखना है, O2 के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। और डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का फ्रेम है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, उसके उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है फ्रेम का, तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। एक सूडो फोर्स यहां लगा दीजिए, वो सूडो फोर्स क्या होगा? मास ऑफ दिस बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ठीक है, इसका इक्वेशन अगर O2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो यहां भी एक सूडो फोर्स लगा देना है, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। आगे के डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है तो पीछे के डायरेक्शन लगाएंगे। अगर यहां भी लगाना, इसका भी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो यहां भी एक सूडो फोर्स लगा दीजिए। ये सूडो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी m डैश इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ठीक है, वंस यू ड्रॉ दिस फ्री बॉडी डायग्राम, अब आप O2 का जो ऑब्जर्वेशन है उसको फोर्स के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। Once you have drawn this free body diagram, now you can correlate the observation made by O2 with forces using Newton's second law. Observation और acceleration. ठीक है, अब देखिए O2 क्या देख रहा है? इस वेज को रेस्ट पे पा रहा है। रेस्ट मतलब उस केस में Fx और Fy दोनों जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन विल बी जीरो, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विल आल्सो बी जीरो। व्हाट इज नेट फोर्स इन x डायरेक्शन? T माइनस n sin थीटा। अब एक सूडो फोर्स भी आ गया, जीरो। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन r माइनस n cos थीटा माइनस mg जीरो। क्या आ जाइए? नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज n sin थीटा माइनस mg जीरो। इसका भी, ये भी रेस्ट पे है ना O2 के अकॉर्डिंग। एंड नेट फोर्स इन y डायरेक्शन n cos थीटा माइनस mg जीरो। यहां आ जाओ, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज m डैश g माइनस t इज m डैश है। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, इसके अंदर दो एक्सेलरेशन है, एक ये है और एक ये है,
नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो गया, एफ सूडो इक्वल्स टू एम डैश है। बट यहां एफ सूडो का वैल्यू क्या है, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम नॉन एक्सल ऑब्जर्वर। तो क्योंकि एफ सूडो का वैल्यू भी एम डैश ए है, तो ये इक्वेशन आपका रिडंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा एम डैश लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। ये एम डैश है मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स है, और ये जो एम डैश है ये मास इंटू एक्सेलरेशन है। ध्यान रखिए, ये जो एम डैश लिखा है वो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है, और यहाँ एम डैश बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, लेकिन जो भी है मैथमेटिकली तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो गया, फिजिकली अलग है, फिजिकली ये सूडो फोर्स है और यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन है, बट मैथमेटिकली they will cancel out, will give you 1 equals to 1, which is a well known fact. ठीक है, तो ये आपको कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ऐसा इक्वेशन कभी भी सिस्टम के अंदर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट इक्वेशन, क्योंकि ये कोई वैल्यू, कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। सो ये सब इक्वेशन रिडंडेंट होते हैं, ये काम के नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, सो वी हैव रिटन द इक्वेशन। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। क्योंकि आप इक्वेशन कंपेयर कीजिए, ये इक्वेशन देखो, आप कंपेयर करो, इनको कंपेयर करो, और जो यहां लिखा है उसको भी कंपेयर करो मैथमेटिकली, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करो। जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, व्हाट डू यू फाइंड? Mathematically they are same. Mathematically they are same. So of course if you solve them, you'll get the same answer. Mathematically ये equation same है, लेकिन physics behind these equations are different. Physics behind these equations are different. यहाँ पे देखिए जो ma है, ये mass into acceleration है, ये O1 का ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। ये ma है, वो O1 के ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं है, वो सूडो फोर्स है। यहां ma जो है इज एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एज ऑब्जर्व बाय O1। यहां पे वेज के अंदर O2 कोई एक्सेलरेशन ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। यहां पे ma जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं है, ये सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो सूडो फोर्स क्या कर रहा है? सूडो फोर्स जो O1 ऑब्जर्व कर रहा है, O2 ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उसको कंपेंसेट कर रहा है। O1 का ऑब्जर्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कोरिलेट हो सकता है। तो जो सूडो फोर्स है, इट इज जस्ट कंपेंसेटिंग फॉर द डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय एन इनर्शियल ऑब्जर्वर O1 एंड नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर O2। यहां भी देखिए, ये ma, ये O1 के ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। यहां जो ma है वो सूडो फोर्स है। तो ये सूडो फोर्स बेसिकली O1 और O2 के ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है उसको कंपेंसेट करने का एक टर्म है। ये फोर्स नहीं है, ये मतलब इंटरैक्शन डिनोट नहीं कर रहा है, रियल फोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक मैनिपुलेटिंग टर्म है। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ का लेफ्ट हैंड साइड फोर्स साइड होता है, राइट हैंड साइड ऑब्जर्वेशन साइड होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंटरैक्शन डिनोट करने वाला साइड होता है, ये फोर्स साइड है, और ये एक्सेलरेशन साइड है जो ऑब्जर्वेशन वाला साइड है। तो चूंकि ये सूडो फोर्स और लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, तो इसलिए इसको फोर्स बोल देते हैं, सूडो फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं है। सूडो मतलब होता है फिक्सिशियस, मतलब जो रियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि रियल फोर्स से इंटरैक्शन डिनोट करता है। जैसे ये आपका ये टी है, ये टी क्या डिनोट कर रहा है? टी जो है वेज और स्ट्रिंग के बीच का इंटरैक्शन को डिस्क्राइब करता है। एन जो है आपका वेज और सरफेस के, वेज और ये ब्लॉक के बीच का इंटरैक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, तो जो रियल फोर्स होते हैं दे आर आउटकम ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर हम ma का बात करें तो ये किसी भी इंटरैक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे ma फोर्स कौन लगा रहा है, डोंट हैव एनी आंसर। अगर हम आपसे पूछे कि ये ma फोर्स कौन लगा रहा है, हु इज अप्लाइंग दिस ma फोर्स ऑन द वेज, यू डोंट हैव एनी आंसर। अगर आपसे हम पूछे इसका रिएक्शन क्या है, यू डोंट हैव एनी आंसर। यही चीज अगर n के बारे में पूछेंगे, n बताओ n का रिएक्शन क्या है, n जो है ब्लॉक लगा रहा है वेज के ऊपर, इसका रिएक्शन देखो यहाँ है। ठीक है,
तो रियल फोर्सेस में आपको दो क्वेश्चन का आंसर हमेशा मिलेगा कि कौन लगा रहा है, हु इज अप्लाइंग द फोर्स एंड वेयर इज द रिएक्शन। बट ये क्वेश्चन का जवाब आपको सूडो फोर्स के केस में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रियल फोर्स है ही नहीं, वो किसी इंटरैक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक मैनिपुलेशन का टर्म, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। इट्स जस्ट ए मैनिपुलेशन टर्म, द फोर्स डजंट एग्जिस्ट। फोर्स वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक मैनिपुलेशन टर्म है जो O1 O2 के ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग जुगाड़ किए हैं। ठीक है, और जुगाड़ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वेशन सेम है, वो मैनिपुलेशन वर्क कर रहा है, वो यहीं से दिखता है कि इक्वेशन सेम आ रहा है। आपका इक्वेशन सेम है तो आंसर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, तो दिक्कत हो तो आप जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहां पे कुछ कमेंट वगैरह पुट करने का ऑप्शन होगा तो उसमें आप पुट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।